हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसके इंग्लिश डायरी में, जहां पे आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग क्योंकि पिछले वीडियो से टाइम एंड टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अगला टॉपिक जो है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम जो देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उसके बाद कुछ इसका यूज देखेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक लीजिए और पहले पीछे वाले वीडियोस को देखें टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, ताकि आपको आगे का सेशन जो है वह आसानी से समझ में आए। और पीछे हमने बहुत अच्छे तरीके से टाइम एंड टेंस के स्टार्टिंग से लेकर और प्रेजेंट टेंस के यूज तक काफी अच्छे तरीके से कवर किया है, तो आप वहां जाएं, देखें और उसके बाद इस वीडियोस को देखें, ठीक है। थैंक यू। फिर अभी जो हम लोग करेंगे वह करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले जो हम देखते हैं वह देखते हैं अफर्मेटिव। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें चार तरह के सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं, अफर्मेटिव को, नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का बच्चे जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद जो है इसमें हमने वर्ब लेना है। यहाँ पर वर्ब जो हमारा इंट्रोड्यूस होगा वो इंट्रोड्यूस होगा, एम होगा, इज होगा और आर होगा। एम, इज और आर, एम, इज और आर। उसके बाद हमारा वर्ब फॉर होगा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है और उसके बाद यदि कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, रेस्ट वर्ड कुछ आता है तो उसको भी लिख लेंगे और यहाँ पर आखिरकार हमारा फुल स्टॉप होगा सेंटेंस को क्लोज करने के लिए। अभी थोड़ा सा डिस्कस जब आगे करें उससे पहले आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एम, इज और आर के बारे में। एम, इज, आर क्या है? तो एम, इज, आर जो है बच्चे यह बी का रूप है। बी का मतलब क्या होता है? होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। और सेंटेंस में आप जब इसके हिंदी के सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें है लगा हुआ आता है, रहा है, रही है, रहे हो, ऐसा इसका पहचान आता है। इसका पहचान कैसा रहेगा? हिंदी के वाक्यों में देखेंगे तो वाक्य के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही हो, है ना, ये सारी चीजें आपको लगी हुई आती हैं। तो पहचान, और उसी में देख रहे हैं कि बी का मतलब क्या होता है? होना होता है। तो बी जो है एक ऐसा आपका वर्ब है जिसका 8 फॉर्म होता है बच्चे। बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उसके केवल 5 फॉर्म ही पॉसिबल्स हैं, उसके केवल 5 फॉर्म्स ही पॉसिबल्स हैं। बाकी बट बी का जो है टोटल 8 फॉर्म होता है, 8 फॉर्म्स पॉसिबल हैं। 8 फॉर्म में कौन कौन हो जाएगा? एक तो बी हो जाएगा, दूसरा बीन हो जाएगा, तीसरा बीइंग हो जाएगा, चौथा एम हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाज और वर हो जाएगा। ये 8 फॉर्म्स होते हैं टोटल बी के, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट एम, इज, आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू पटना। 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 अब यहां पर देखिए, आई जो हो गया ये हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग हमारा वर्ब फॉर हो गया, और टू पटना ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट वर्ड हमने नहीं लिया है, ठीक है। अभी ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद यदि नेगेटिव को देखें, नेगेटिव में कुछ बच्चे ज्यादा चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इसमें आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, एम, इज, आर हो जाएगा, एम, इज और आर, और उसके बाद जस्ट इसके बाद हमने नॉट का यूज कर देना है नेगेटिव लगाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। बाकी सभी चीजें सेम रहेंगी, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट वर्ड और प्लस में आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव। अब इसी को नेगेटिव जब बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू पटना। आई एम नॉट गोइंग टू पटना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू
पटना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड वर्ड जो होता है, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड जो होता है, कुछ उस वर्ड का भी यूज करेंगे, वो अभी जस्ट आपको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसके बाद उसको उस पर कुछ बातें करनी है और उसके बारे में कुछ जानकारी भी आपको देनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव को यदि देखें, इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब को यस नो वाले में हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो एम, इज और क्या आ जाएगा, आर, ये हमारा बाहर आ जाएगा। सब्जेक्ट को इसके बाद रखेंगे, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो यहां पर नॉट यहां लगाएंगे, नॉट यहां रखेंगे और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे। अगर इसका हमने क्या करना है, WH वाले में ले जाना है, तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा और बाकी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करना है बच्चे, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करना है। या WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, बाकी यही कॉपी होकर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। आर यू गोइंग टू पटना, आर यू नॉट गोइंग टू पटना, व्हाई आर यू गोइंग टू पटना, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू पटना। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर में इसमें कुछ विशेष नहीं था, कुछ ज्यादा नहीं था, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं टाइम एंड टेंस, जिसमें टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन चीजों को हमने पढ़ते आया है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो होता है उसमें क्या होता है कि दो शब्दों को इंग्लिश के दो वर्ड्स को जोड़कर कोई नया वर्ड्स बनाया जाता है। लाइक यदि आप लिखें कि आई एम, अगर इस दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा, आई एम बनेगा। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे आई एम ना बोल के आप आई एम बोले, है ना, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना ना बोल के आई एम गोइंग टू पटना, है ना। व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें क्या है, व्हाट आर यू डूइंग। अब व्हाट आर को कुछ इस तरीके से व्हाट आर हो गया, है ना, एकदम काफी स्पीड में बोलने के लिए, उसमें इंक्रीज करने के लिए, उसकी गति को क्या बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं डू प्लस नॉट, क्या बनता है, डोंट बनता है। डैश प्लस नॉट क्या बनता है, डजंट बनता है। अभी इसमें क्या है कि ये तो फ्लुएंसी के लिए, बट ये फ्लुएंसी के साथ साथ एक और चीज बताता है जो आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड में आप देखते हैं, निगेटिव वाला, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, है ना, डिड प्लस नॉट डिडंट, हैव प्लस नॉट हैवंट। तो यह जो है सेंटेंस में एक तो फ्लुएंसी को बढ़ाता ही बढ़ाता है, दूसरा जो इसका काम है बच्चे, वह काम है इसका कि सेंटेंस को एम्फेसाइज भी करता है। यह सेंटेंस को एम्फेसाइज भी करता है। जैसे आप बोलते हैं कि आई डू नॉट गो टू पटना, आई डू नॉट गो टू पटना, ये नॉर्मल सेंटेंस है। बट अगर आप इसको बोले कि आई डोंट गो टू पटना, आई डोंट गो टू पटना, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा एम्फेसाइज लगेगा, है ना, जोरदार लगेगा। तो सेंटेंस को यदि एम्फेसाइज करके बोलना हो तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नॉर्मली रखना है तो आई डू नॉट गो टू पटना, ऐसा एकदम नॉर्मल जो वर्ड होता है उसको यूज करेंगे। हालांकि हर केस में यह चीज नहीं होता है, लेकिन ये फ्लुएंसी के लिए इसका तो यूज होता ही होता है, लेकिन कभी कभी इसका यूज जो होगा एम्फेसाइजेशन के लिए भी हो सकता है, यह पॉसिबल है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसकी हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो खासकर जो यूज होता है वह केवल दो ही तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है बच्चे, तो जब आपको अराउंड नाउ, अगर आपको अराउंड नाउ को दिखाना हो, अराउंड नाउ मतलब जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है उसके आसपास के समय को, उसके आसपास के समय को यदि आपको दिखाना, अराउंड नाउ के आसपास, मान लीजिए कि आपने यहां पे कुछ बोला, अगर तो इसके इर्द गिर्द, इससे थोड़ा सा पास्ट, इससे थोड़ा सा फ्यूचर, अगर इस समय को दिखाना हो तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अभी इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी। जब आप फ्यूचर की बात करोगे
तो वह क्या हो जाएगा, इसमें आपको एक तो इंटेंशन भी आ सकता है, इंटेंशन आ जाएगा, दूसरा आपका लाइक्लीहुड आ जाएगा, लाइक्लीहुड आ जाएगा, मतलब इंटेंशन के साथ साथ संभावना आएगा जब फ्यूचर की बात करोगे। जब पास्ट की बात करोगे तो वो अराउंड नाउ के अंदर आएगा, है ना। जैसे आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस दिस डेज, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस दिस डेज। अभी आजकल मैं कहां रह रहा हूं, तो अभी तक जब तक वह बोला था तब तक वह कहां रह रहा था, तो एक रेंट वाले घर में रह रहा था, पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा था, पीजी में रह रहा है। तो यहां पर देखिए यह काम पीछे से स्टार्ट हुआ और अभी तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे अराउंड नाउ को दिखा रहा है। और दूसरा जो होता है वह दिखाता है टेम्पररी वर्क को, टेम्पररी वर्क को दिखाएगा कोई भी घटना जो कुछ समय के लिए ही एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कुछ घटित हो रहा है और बाद में क्या हो जाना है, उसका बंद हो जाना है। तो टेम्पररी वर्क के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जैसे हरी अप, है ना, हरी अप, वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। अब जैसे ही वो आएगा उसका वेट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वेटिंग करने का काम समाप्त हो जाएगा। तो हरी अप, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, यह क्या हो गया, टेम्पररी एक्शन हो गया। दे आर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं, यह क्या है, टेम्पररी एक्शन है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो खेलते रहेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, टेम्पररी एक्शन होगा। सी इज राइटिंग हर नेम ऑन द व्हाइट बोर्ड, वह अपना नाम व्हाइट बोर्ड पर लिख रही है, क्या है, टेम्पररी एक्शन है। तो टेम्पररी एक्शन के लिए और अराउंड नाउ में इंटेंशन, लाइक्लीहुड और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के आसपास के समय को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग करेंगे। इसके अलावा क्या यूज इसका पॉसिबल है, तो इसके अलावा जो इसका यूज पॉसिबल है वह पॉसिबल है कि मान लीजिए कि रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए, हमने पीछे रिपीटेड एक्शन को दिखाया था सिंपल प्रेजेंट में, इसमें भी रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाई इज सीता हिटिंग द डॉग, सेम चीज, व्हाई डज सीता हिट द डॉग को हमने अभी कंटिन्यूअस में किया है, व्हाई इज सीता हिटिंग द डॉग। अब वो अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो घटना हो रही है, ठीक है। तो ये टेम्पररी वर्क हो गया। तो टेम्पररी वर्क के लिए वो हम लोग लिख सकते हैं रिपीटेड एक्शन के लिए। दूसरी चीज है कि इसके अलावा और किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, तो अगर कोई चेंज हो, कोई चेंज या डेवलपमेंट हो, या डेवलपमेंट, चेंज और डेवलपमेंट के लिए, चेंज और डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे चेंज दिखाते हैं, जैसे द चाइल्ड इज गेटिंग बिगर एवरी डे, द चाइल्ड इज गेटिंग बिगर एवरी डे, बच्चा जो है प्रतिदिन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, इज प्लस गेटिंग, इज प्लस गेटिंग, इज प्लस वर्ब फोर, तो यह क्या है, कंटिन्यूअस में है। अगर एक दूसरे तरीके से देखें, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज हाइकिंग, हाइकिंग है ना, द पेट्रोल का प्राइस जो है क्या जा रहा है, ऊपर चल रहा है। अब यह क्या है, यह भी चेंज है ना। तो चेंज तो बच्चे में डेवलपमेंट था, प्राइस के पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल के प्राइस क्या है, पेट्रोल के प्राइस में यह चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो चेंज और डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और यदि फ्यूचर की बात करना हो, है ना, जैसे लाइक्लीहुड अभी आपको बताया, इंटेंशन बताया, तो उसके लिए भी he is going to चेन्नई टुनाइट, he is going to चेन्नई टुनाइट, यहां पे क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इंटेंशन हो सकता है, संभावना हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, अब टॉक अबाउट द फ्यूचर, है ना। और ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसका होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये वर्ब फोर में उसका यूज नहीं होता है। तो इस वजह से जैसे उसका वर्ब फोर नहीं बनता है, तो इस वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका यूज भी पॉसिबली नहीं होता है। इन जनरल मीनिंग, स्पेशल केस में वो हो सकता है बट जनरल मीनिंग में नहीं होता है। जैसे कुछ वर्ड्स है, सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है। हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीन, लुक, लव, हेट, एवर, है ना, डिस्पाइस, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, ठीक है, डिनाई, प्रीफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, ठीक है, वांट, विश, उसके बाद डिजायर, इंटेंट, प्लीज, डिसप्लीज, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, प्रीसपोज, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ठीक है।
उसके बाद own, possess, have, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, equal, cost, deserve, depend, fit, owe, lack, require, resemble, need, dare, sound, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका यूज जो है कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अगर इसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो इसका अर्थ कुछ और ही निकल कर आता है। जनरल उसका जो अर्थ होता है उससे कुछ और ही निकल के आता है। ठीक है, जैसे सी इज नोइंग हिम वेरी वेल। अब नो शब्द जो है यह इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है बच्चे। इसको आप कभी भी सी इज नोइंग हिम वेरी वेल ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? प्रेजेंट सिंपल में यूज करना पड़ेगा आपको इसको, है ना। तो क्या बनेगा? सी नोज हिम वेरी वेल, सी नोज हिम वेरी वेल, सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, यह हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कुछ और भी है, जैसे अभी सी को देखें, अभी सी देखती है। सी जो वर्ड है, सी का मतलब नॉर्मली क्या होता है? देखना होता है। नॉर्मली क्या होता है? देखना होता है। वी सी विद आवर आईज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। वी सी विद आवर आईज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तो यहां सी का मतलब क्या आया? देखना आया। अगर हम कर दें कि वी आर सीइंग विद आवर आईज, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें जैसे ही हमने सीइंग किया, जैसे ही हमने सीइंग किया, वर्ब फोर किया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है मिलना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब हो जाएगा मिलना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा मिलना। अब मिलना कैसे? तो अपॉइंटमेंट लेकर, वैसे ही नहीं, अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की बात हो रही है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आई सी, इसको लिख सकते हैं ही इज सीइंग मी टुडे, ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे मिल रहा है, वह आज मुझसे मिल रहा है। अभी यहां पर क्या हो गया? वह आज मुझसे मिल रहा है, तो यहां पर मिलने का काम जो है बिना अपॉइंटमेंट का नहीं है। सीइंग जैसे यूज किए हैं तो मीट बाय अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट के साथ मिलना हो जाएगा। एक और लेते हैं हियर। हियर का मतलब क्या होता है? तो हियर का मतलब जो होता है वह होता है सुनना। नॉर्मली हियर का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। जैसे आई हियर शी इज लिविंग फॉर पटना, आई हियर शी इज लिविंग फॉर पटना, मैं सुन रहा हूं कि वो पटना जा रही है, मैं सुन रहा हूं कि वो पटना जा रही है। तो यहां पर आई हियर, यहां पर सुनने के सेंस में आया। बट अगर इसको हम कर दें हियरिंग, तो हियरिंग का मतलब क्या हो जाता है बच्चे? हियरिंग का मतलब हो जाता है सुनवाई करना। द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस। अब यहां जैसे ही हमने वर्ब फॉर यूज किया, इसका मतलब ही क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जितने ही वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उसको एक बार फिर से वीडियो बैक करके देख लीजिए, ठीक है, और उसको नोट डाउन कर लीजिए। और इन सभी वर्ड्स का जनरल केस में आपको यूज नहीं मिलेगा। इसका डिटेल जो है, इसका डिटेल आपको कुछ नोट्स जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है लिंक में, वहां से आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और नोट से इस चीज को आप और भी बेटर तरीके से समझने का प्रयास करिए। यदि कोई दिक्कतें आती हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आज का सेशन हमारा बस इतना ही रहेगा और दूसरे सेशन में फिर हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियोस के लिए जुड़कर हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।